तो गाइस ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसने अपने शुरुआती दिनों में काफ़ी ज़्यादा सफ़र किया था और उसके साथ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही थी जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। फिर भी वो लड़का हार नहीं मानता है। असल में जिसने उसे पाल पोस कर बड़ा किया वो उसको निंजा बनाना चाहता था। गाबी मारू निंजा बन भी जाता है, लेकिन वो ऐसा निंजा बनता है जिसकी बॉडी इमॉर्टल होती है। मतलब कि ना ही उसकी बॉडी में कोई दर्द महसूस होता था और ना ही उसको मारा जा सकता था, बिल्कुल ड्रैगन बॉल सुपर के जमांसू जैसे। तो अपनी स्टोरी को अब शुरू करते हैं। गाबी मारू जिस क्लैन में था उसके लीडर ने गाबी मारू के पेरेंट्स को मार दिया था, वो भी उसके सामने। उस टाइम पे गाबी मारू बिल्कुल ही छोटा था तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था और उनके क्लैन का लीडर गाबी मारू को काफी ज्यादा सख्त ट्रेनिंग कराता है, जिसके कारण गाबी मारू बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो चुका था। वो लीडर बस इतना चाहता था कि गाबी मारू एक खतरनाक निंजा बन जाए और उसके कहने पर वो किसी को भी मार दे। धीरे धीरे समय बीतने लग जाता है और गाबी मारू ऐसा निंजा बन जाता है जैसा लीडर चाहता था। वो लीडर गाबी मारू से इतना ज्यादा इंप्रेस था कि उसने अपनी बेटी की शादी गाबी मारू से कर दी थी। असल में वो इसलिए कर रहा था ताकि वो गाबी मारू को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके। और जो उस लीडर की बेटी थी वो अपने पापा से बिल्कुल ही उल्ट थी, मतलब कि वो सीधी सादी थी और गाबी मारू को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। पर वो थी काफी अच्छी, इसलिए गाबी मारू भी उसे धीरे धीरे लाइक करना शुरू कर देता है। पर गाबी मारू अब अपना निंजा वाला काम और लोगों को मारना पसंद नहीं करता था, इसलिए वो काम को छोड़ना चाहता था। पर वो लीडर गाबी मारू की बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता है और वो अपनी बेटी को मारना शुरू कर देता है ताकि वो गाबी मारू से अपनी बात को मना सके। और होता भी ऐसा है। अब गाबी मारू लीडर की बात को मान लेता है, लेकिन वो फिर से वही बात को दोबारा से कहता है। उसके बाद वो लीडर कुछ सोचता है और कहता है कि तुम मेरा बस ये आखिरी मिशन को पूरा कर दो और उसके बाद मैं तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। गाबी मारू भी मान जाता है, लेकिन वो क्लैन का लीडर उसे फंसा देता है। अपने क्लैन से धोखा खाकर गाबी मारू को पकड़ लिया गया और झूठे इल्जाम पर सजाए मौत सुनाई गई। क्लैन लीडर ने उसे बस एक टूल की तरह यूज किया। जब उसका मतलब निकला अपने रास्ते से हटाना से ही समझा। फिर आता है वो दिन जिस दिन गाबी मारू को मारा जाना था। एग्जीक्यूटर अपनी तलवार उठाता है और गाबी मारू पर वार करता है। बार बार वार करने पर भी गाबी मारू को कुछ नहीं होता है। उसके जिस्म में एक भी खरोच नहीं आती है, ना ही खून निकलता है और ना ही कोई घाव होता है। तलवार तक टूट जाती है, लेकिन गाबी मारू वैसा का वैसा खड़ा रहता है। उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आती है। जो गांव के अधिकारी होते हैं ये सब देखकर हैरान होते हैं। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि जैसे इंसान के रूप में कोई भगवान हो। खुद गाबी मारू भी हैरान था। उसके दिल में बस एक ही ख्याल था, मुझे मर जाना चाहिए और मैं जितने लोगों को मार चुका हूँ उसके सामने ये सज़ा तो कुछ भी नहीं है। अब तो मैं गिनती ही भूल चुका हूँ कि मैं कितने लोगों को मार चुका हूँ। भले गाबी मारू ऐसा सोच रहा था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसे ये नहीं पता था कि ये अमरता सिर्फ एक शराब नहीं बल्कि कुछ और बड़ा होने का आगाज थी। और गाबी मारू की असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। पर अभी तक गाबी मारू भी समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। जब लीडर को समझ आ गया कि शक्ति से बात नहीं बनेगी, तो उसने गाबी मारू को एक अंधेरी जमीन के नीचे जेल में डाल दिया और भारी जंजीरों में बांध दिया। और कुछ समय बाद उसके पास एक लड़की आती है और उसके सामने बैठकर उससे कुछ सवाल पूछती है। गाबी मारू थका हारा और हार चुका सा लग रहा था। सिर्फ वो इतना बोला, मैं सिर्फ मरना चाहता हूँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं अभी तक जिंदा क्यों हूँ। वो लड़की शांत आवाज में जवाब देती है, तुम्हारी ट्रेनिंग ने तुम्हें इतना इंटेंस और मेंटली टॉर्चर किया कि तुम्हारा जिस्म अब लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो चुका है और कोई भी तलवार तुम्हें भेद नहीं सकती। और तुम मुझे ये बताओ तुम कौन सी टेक्निक यूज करते हो। गाबी मारू जवाब देता है कि उसकी टेक्निक अलग है, वो नॉर्मल निंजा जैसे नहीं लड़ता है। और जब उसने पूछा कि तुम्हें निंजा स्टॉप आता है, मतलब कि कोई स्पेशल टेक्निक, तो गाबी मारू ने हाँ में जवाब दिया, लेकिन दिखाने से इनकार कर दिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि गाबी मारू को लीडर ने जलाने का फैसला किया है और थोड़ी देर में चारों तरफ आग भी लग जाती है, लेकिन गाबी मारू को कुछ नहीं होता है, बल्कि उन लपटों में गाबी मारू गुस्से से उस लीडर को देख रहा होता है। और गाबी मारू को ऐसा देखते हुए लीडर भी डर जाता है और वो सोचता है कि गाबी मारू को कुछ क्यों नहीं हो रहा है। उसके बाद फिर से वो उसी जंजीरों में उसे बांध देते हैं और सोचते हैं कि अब गाबी मारू का क्या करना है। जब गाबी मारू उस तहखाने में होता है तो वो लड़की फिर से उसके पास आकर बैठ जाती है। वो लड़की उससे कहती है कि उसको उसकी लाइफ के बारे में कुछ जानना है। गाबी मारू कहता है कि मेरी लाइफ बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है, तुम्हें सुनकर बिल्कुल भी मजा नहीं आएगा। वो लड़की जवाब देती है कि मजा आए ना आए, बस मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी है।
जो कि मेरा काम है। गाबी मारू फिर अपनी दुख भरी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसके क्लैन के लीडर ने उसके माँ बाप को उसके सामने मार दिया था। वो तब कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि वो बिल्कुल छोटा था और उसी ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। जब वो बड़ा हुआ उसने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसी के दोस्त उसे पकड़कर वापस ले आते थे। और अगले दिन हम देखते हैं कि गाबी मारू के लेफ्ट साइड और राइट साइड में बैल को बांधकर खींचा जा रहा होता है, लेकिन गाबी मारू को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। विलेज का लीडर फिर से गाबी मारू को मारने में नाकाम हो जाता है। इस कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर वही लड़की गाबी मारू के पास आती है और कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम मरना चाहते हो, भला तुम कह रहे हो, क्योंकि मैंने देखा है तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, इसी कारण तुम अपने विलेज से हमेशा भागते रहते थे। उस लड़की की यह बात सुनने के बाद गाबी मारू अजीब सी शक्ल बनाता है और कहता है कि चलो मैं तुम्हें डिटेल में बताता हूँ। जिस क्लैन लीडर ने मेरे माँ बाप को मारा था उसकी बेटी की शादी मेरे से हो रखी है। वो लड़की काफी ज्यादा अलग थी। उसके साथ रहकर मैं बदलने लगा था क्योंकि वो काफी इमोशनल थी। वो अपने क्लैन लीडर से भी कहता है कि वो ये काम छोड़ना चाहता है। उसके क्लैन लीडर बस उसे एक आखिरी मिशन में भेज देते हैं जिसमें उसे फंसाया जाता है और बाकी तुम्हारे सामने ही है। उसके बाद वो लड़की सब कुछ नोट कर लेती है और वहां से चली जाती है। असल में उस लड़की का नाम सागिरी होता है। उसी रात उसने एक व्यक्ति से बातचीत की और कहा कि अगर कई लोग एक साथ गाबी मारू पर हमला करें तो शायद वे उसे मार सकते हैं, लेकिन उस आदमी ने सिर हिला दिया। उन्होंने पहले भी कोशिश की थी। गाबी मारू के रूम में 20 हाईली ट्रेंड वॉरियर्स को भेजा गया था, पर सबको उसने मार दिया। सगीरी हैरान रह गई। उसने डिसाइड किया अगले दिन वो खुद उसकी टेस्टिंग करेगी। दूसरी तरफ गाबी मारू अपने सेल में खुद से ही लड़ रहा था। एक ही सवाल उसके दिमाग में घूम रहा था, मैं क्यों नहीं मर रहा। उसने ठान लिया था अब कुछ भी हो जाए वो रिएक्ट नहीं करेगा, चाहे लोग उसे मारने की कोशिश भी करें, चाहे कितनी भी तकलीफ हो वो चुप रहेगा। फिर उसे एक रूम में ले जाया गया जहाँ कुछ और निंजास थे, उनमें सागिरी भी थी। यहीं पे सागिरी के बारे में एक मर्डर बात सामने आई। वो यमाडा क्लैन से थी, एक लेजेंडरी कबीला जो कि अपनी स्पोर्ट्समैनशिप के लिए मशहूर था। कहते हैं कि उनकी तलवार इतनी तेज होती थी कि वो हवा को भी चीर सकती थी। सगीरी ने अपनी तलवार निकाली और गाबी मारू के ऊपर बिजली की तरह वार किया। पहली बार गाबी मारू को डर महसूस हुआ। उसे लगा कि जैसे ही उसकी गर्दन सच में कट चुकी है और वो तुरंत पीछे हो जाता है। ये एक ऐसा एहसास था जो उसने कभी पहले नहीं झेला था। उस पल उसे समझ आया शायद वो वाकई में अमन नहीं है और हो सकता है यही उसकी जिंदगी का एक नया पर्पस हो। इतने सारे एग्जीक्यूशन के बाद भी किसी को समझ नहीं आ रहा था कि गाबी मारू मर क्यों नहीं रहा है, लेकिन सगीरी अब समझने लगी थी कि सच कुछ हो रहा है। बाहर से भले गाबी मारू ये कह रहा है कि वो मरना चाहता है, लेकिन उसके अंदर कुछ तो है जो उसे रोक रहा है। वो था प्यार अपनी पत्नी के लिए, वो भी गहरा और सच्चा वाला। वो चाहे जितना मर्जी दिखावा कर ले, वो अपनी पत्नी की यादों से दूर भाग रहा है। सच ये है कि गाबी मारू सिर्फ सब कुछ छोड़कर उसके साथ एक शांत जिंदगी जीना चाहता है और कहीं ना कहीं वो भी इस बात को मानता है। अचानक सगीरी अपने वार को रोक देती है। उसके हाथों में एक पुराना स्क्रॉल है। उसमें लिखी बातों ने गाबी मारू को हिला दिया था कि पावरफुल इंसान मदद मांग रहा है, एक मिशन है और उस मिशन के लिए कुछ चुनिंदा लोगों को भेजा जा रहा है एक रहस्यमयी जगह पर जिसे कहते हैं पैराडाइज ऑफ अर्थ। ये एक नॉर्मल असाइनमेंट नहीं है, ये एक डील है। अगर गाबी मारू इस मिशन में मदद करे तो उसके सारे क्राइम्स को माफ़ कर दिया जाएगा। वो आज़ाद होगा, एक नई जिंदगी जी सकता है अपनी मर्जी से। लेकिन इस डील में एक ट्विस्ट है। उस जगह पर है लेक्चर ऑफ लाइफ, एक ऐसी जादुई लिक्विड जो पीने वाले को अमर बना देती है। पर अभी तक जो भी गया वापस नहीं आया। बहुत से योद्धा, अपराधी सब भेजे गए, कुछ ही वापस लौट आए, लेकिन वो बदल चुके थे। उनके शरीर से फूल उगने लगे थे और उस इंसान की बॉडी बिल्कुल ही बेजान और अजीब सी हो गई थी। इतना कुछ होने के बावजूद वो मिस्टीरियस आदमी जो इस मिशन को करा रहा है वो रुकता नहीं है। उसका विश्वास है कि गाबी मारू शायद सफल हो सकता है जहाँ पर सब हार रहे हैं। सगीरी बताती है कि उसका दूसरा मिशन ये है कि वो ऐसे लोगों को बचाने जो उसके जैसे स्ट्रॉन्ग है और उसी के जैसे जीने की चाहत रखते हैं। गाबी मारू भी हाँ कर देता है क्योंकि उसका सिर्फ एक ही लक्ष्य है, फ्रीडम। लेकिन उसका क्लैन का लीडर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है। उसकी नज़र में गाबी मारू एक खतरा है और एक वो ऐसा कांटा है जिसे निकालना जरूरी है। वो खुद से उसे मारने का फैसला करता है। तब गाबी मारू सगीरी की तरफ मुड़ता है
उसके अंदर कुछ बदलने लगा है। उसकी आंखों में एक अलग सी रोशनी है। वो अपनी असली निंजा एनर्जी को अनलीज करता है, एक ऐसी तबाही जो आसपास के लोगों को मिटा देती है। सिर्फ एक ही आदमी बचता है, जो कि होता है उसका क्लैन लीडर, जो कि अभी भी कांप रहा होता है। वो खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा होता। सगिरी ने उसके अंदर सिर्फ पावर नहीं देखी है, उसमें देखी है एक नई रोशनी, उम्मीद। शायद ये है उसका रास्ता अपनी पत्नी के पास वापस लौटने का और एक नई जिंदगी को शुरू करने का। सीन शिफ्ट होता है, हम जानते हैं सगिरी के पास्ट के बारे में। वो यमाडा क्लैन से थी। उसके पिता एक महान एग्जीक्यूटर थे और कहा जाता है कि जब वो तलवार चलाते थे तो सामने वाले को पता ही नहीं चलता था कि उसकी मौत हो चुकी है। सगिरी भी उनके रास्ते पर चलना चाहती थी। उसने कठिन ट्रेनिंग की, तलवार चलाना सीखा, लेकिन उसके अंदर कुछ अलग था। जब भी उसने किसी को मारा, दर्द, चीखे और गिल्ट उसके साथ चिपक गए। हर मौत उसके दिल में बस कर रह जाती थी। एक बुजुर्ग उससे कहता है कि तुम्हारी तलवार अभी भी शक से भरी हुई है, उसमें वो निश्चय नहीं है जो एक एग्जीक्यूटर में होना चाहिए। वैसे भी सगिरी जब किसी को मारती थी तो वो आदमी दर्द से चला उठता था, जबकि उसके फादर किसी को मारते थे तो ऐसा नहीं होता था। और वो उससे कहते हैं कि अपनी तलवार में देखो। जब वो देखती है, उसे हर उस इंसान का चेहरा दिखाई देता है जिसे उसने मारा था। डर उसकी तलवार की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। फिर भी सगिरी ने कभी हार नहीं मानी। आखिरकार वो दिन भी आता है जब गाबी मारू को उस लीडर के सामने ले जाया जाता है जो इस मिशन को अंजाम दे रहा होता है। गाबी मारू नोटिस करता है कि वो अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। वो हैं दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधी, ऐसे कातिल जिन्होंने पता नहीं कितने लोगों को मारा होगा। उनके चेहरों पर कागज का मास्क लगाया हुआ था ताकि वो जगह और मिशन के लीडर को पहचान ना सके, और सब कुछ बहुत ही ज्यादा रहस्यमय तरीके से हो रहा था। वो सभी क्रिमिनल्स गुस्से में थे, हिंसा से भरे हुए, लेकिन उनको कोई भी पछतावा नहीं था। सगिरी उन्हें देखती है और सोचती है कि ये लोग तो राक्षस हैं, क्या मैं इनको यूज़ कर सकती हूँ अपनी ट्रेनिंग के लिए, अपनी तलवार को तेज करने के लिए। लेकिन फिर वो रुक जाती है क्योंकि ऐसा करना क्लैन के लीडर ने मना किया था। गाबी मारू के जस्ट पीछे एक लड़की बैठी होती है। जैसे उसकी नज़र गाबी मारू पर पड़ती है, वो उसे तुरंत पहचान लेती है और कहती है कि तो अच्छा ये है वो द फेमस असैसिन निंजा। एक पल के लिए उसकी सांस रुक जाती है। जल्दी से वो अपने पेपर मास्क को चेहरे पर पहन लेती है। तभी हमें एक आदमी की आवाज आती है जो कि उस मिशन लीडर के सामने बैठा होता है। उसकी आवाज में एक ठंडक होती है, लेकिन उस ठंडी आवाज के पीछे एक डरावनी सच्चाई है जो कि अभी आपके सामने आने वाली है। वो बोलता है सभी को भेजा जा रहा है पैराडाइज ऑफ अर्थ में, एक ऐसी जगह जहाँ मौत हर कोने में छुपी है, जहाँ से जिंदा आना लगभग नामुमकिन है। सारे अपराधी एक पल के लिए रुक जाते हैं, कुछ सोचने लग जाते हैं कि क्या ये सिर्फ एक धमकी है। कुछ इतने घमंड में होते हैं कि उन्हें डर महसूस ही नहीं होता। लेकिन उस पल सब कुछ बदल जाता है जब पेपर मास्क को उनके चेहरे से हटाया जाता है और उनकी आंखों के सामने जो दिखाई देता है उसे देखकर सबका खून ठंडा पड़ जाता है। एक आदमी जिंदा खड़ा है, लेकिन उसके पूरे शरीर से फूल उग रहे हैं। वो फूल खूबसूरत नहीं, बकीरत और शैतानी लग रहे हैं। उनकी जड़ें उसकी नसों में घुस चुकी हैं। चेहरा एक्सप्रेशनलेस है, आंखें खाली हैं और उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बस हिलता नहीं है, बस वो सांसें ले रहा है। ना ही ये कोई जादू है और ना ही कोई बीमारी, ये उस जगह की सच्चाई है। ये लेक्चर ऑफ लाइफ की असली कीमत है, इमोर्टैलिटी के बदले खुद के इंसानी रूप को खोना। सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। जिन्हें अब लग रहा था कि ये तो सिर्फ एक नॉर्मल सा मिशन है, उन्हें अब समझ आ चुका था ये कोई मिशन नहीं है, ये है एक जिंदा कब्रिस्तान का इनविटेशन, जिस कारण सभी लोग मना करना शुरू कर देते हैं। फिर उन्हें गुमराह किया जाता है। बताया जाता है कि असल में पैराडाइज ऑफ अर्थ एक असली का पैराडाइज है, जहाँ पर तुम्हें एक सुकून भरी मौत मिलेगी। वो क्रिमिनल्स कहते हैं कि भला हम मरने के लिए वहाँ पर क्यों जाएं? तो वो आदमी कहता है कि वैसे भी तुम लोगों को तो मारा ही जाना था ना, तो कोई फायदा नहीं है पीछे हटने का, वैसे भी तुम्हें यहाँ पर मारा जाएगा। और वो कहता है कि जिसे इस मिशन से इतराज है वो यहाँ से जा सकता है। एक क्रिमिनल वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन एक लाल बालों वाला आदमी उसे मार देता है और सभी के गलों के ऊपर तलवार रख दी जाती है और कहा जाता है कि चॉइस तुम्हारी है, यहाँ पर मरना है या वहां पर। अभी थोड़े समय के लिए माहौल शांत हुआ था कि तभी एक आदमी आता है और कहता है कि
जो मिशन के लिए शिप जानी है वहाँ पर लिमिटेड सीट्स हैं। ये सुनने के बाद एक लड़का एक आदमी को मार देता है। फिर वो लड़का उसको मारने के बाद कहता है कि मैं समझ गया तुम ये चाहते हो। उसके बाद सभी लोग एक दूसरे को मारना शुरू कर देते हैं। ये खून खराबा वो सामने खड़ा आदमी देख रहा होता है। उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, बल्कि उसका तो मनोरंजन हो रहा होता है और वो खुश होता है। वो कह रहा होता है कि अच्छा है ना, कमजोर लोग यहाँ पर ही मर जाएंगे। उसके बाद हमें सगीरी और लाल बालों वाला एग्जीक्यूटर दिखाया जाता है जो कि आपस में कुछ डिस्कस कर रहे होते हैं। वो आदमी कह रहा होता है कि एग्जीक्यूटर बनना बहुत ही ज्यादा मुश्किल वाला काम है, किसी को मारना मुश्किल नहीं है, बल्कि जिस नजर से उन्हें लोग देखते हैं वो सहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। सगीरी भी एग्री करती है। वो कहती है कि इसी कारण उसे भी बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, क्योंकि उसके माँ बाप भी एक एग्जीक्यूटर थे जिस कारण उसे स्कूल में काफी ज्यादा बुली किया जाता था, जबकि वो लोग तो सिर्फ उन्हीं खत्म करते थे जिन्होंने कोई अपराध किया होता था। असल में सच्चाई कुछ और थी। असल में वहाँ पर उसे खत्म किया जाता था जिसका राज होता था, चाहे उसकी गलती हो या ना हो। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनमें से कुछ क्रिमिनल प्लान बनाते हैं कि क्यों ना हम एक साथ मिलकर इन सभी को मार दें और यहाँ से भाग जाएं। सबसे पहले वो सगीरी की तरफ जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता था कि वो लड़की है और कुछ भी नहीं कर पाएगी, लेकिन ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सगीरी कुछ ही टाइम में उन सभी को मार देती है, लेकिन इस बार भी सगीरी को उन्हें मारकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, जबकि वो सोच रही थी कि अगर वो क्रिमिनल्स को मारेगी तो उसे बुरा नहीं लगेगा और उसे इस बात का गिल्ट फिर से परेशान कर रहा था। गाबीमारू सगीरी की हालत देखकर समझ आता है कि उसे भी किसी को मारकर गिल्ट होता है। गाबीमारू आसान भाषा में कहता है कि चाहे तुम क्रिमिनल्स को मारो चाहे बुरे लोगों को, तुम्हें गिल्ट तो महसूस होगा ही। लेकिन गाबीमारू के मुंह से ऐसी बातें सुनना किसी को ठीक नहीं लगी, क्योंकि गाबीमारू एक खतरनाक हत्यारा था। न जाने उसने कितने लोगों की जान ली है और फिर भी वो ऐसी बातें कर रहा है जो कि उसको सूट नहीं करती। गाबीमारू उस लीडर के सामने चला जाता है और कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो, तुम सभी को लड़ा रहे हो, आखिरकार सभी लोग मर ही जाएंगे, फिर तुम क्या करोगे। ये बात सुनने के बाद उस लीडर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है कि जो भी गाबीमारू को मारेगा उसे फ्री कर दिया जाएगा। उन्हीं में से एक क्रिमिनल पत्थर उठाता है और गाबीमारू को मारने के लिए जाता है। गाबीमारू कहता है कि मैं तुम सभी को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो शायद तुम लोग मरना ही चाहते हो, तो ये तुम्हारी मर्जी है। उसके बाद गाबीमारू सबको मारना शुरू कर देता है। कोई भी क्रिमिनल कुछ नहीं कर पा रहा था। ऐसे ही करते करते शाम हो जाती है और गाबीमारू सभी को मार देता है। वहाँ का नजारा काफी ज्यादा डरावना होता है। गाबीमारू के मुंह पर खून लगा होता है और गाबीमारू के पैरों पर लाशें पड़ी होती है और लाशों का खून होता है। वो लीडर और उसके लोग काफी ज्यादा डरे हुए होते हैं। कह सकते हैं वो गाबीमारू को देखकर डर चुके हैं, और या कह सकते हैं उस नज़ारे को देखकर। एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि जैसे गाबीमारू कोई मॉन्स्टर है। सगीरी गाबीमारू की फीलिंग को समझ पा रही थी कि वो कैसा फील कर रहा होगा, क्योंकि जब वो एग्जीक्यूशन करती थी तो शायद वो दिन में 1-2 हद 3 लोगों को मारती थी, लेकिन गाबीमारू ने तो इतने लोगों को मारा है, तो इसीलिए उसको किसी को मारकर मरने का मन करता होगा। ऐसी सगीरी का भी मन करता है किसी को मारने पर। बस वो इतना समझ चुकी थी कि अगर हम किसी को मारेंगे तो हमें बुरा तो लगेगा ही, और हमें इस फीलिंग को दबाने की कोई जरूरत नहीं है। अगले सीन में सभी को पैराडाइज ऑफ अर्थ जाने के लिए तैयार कर लिया जाता है। उसमें गाबीमारू भी होता है, और उसके बाद हमें पता चलता है कि सिर्फ वो लोग बचे थे जिन्होंने गाबीमारू के ऊपर हमला नहीं किया था। हम कह सकते हैं कि ये क्रिमिनल पावरफुल होने के साथ साथ समझदार भी थे। उनमें से सिर्फ 10 लोगों को चुना गया था और उनके साथ उनका एक एग्जीक्यूटर भी था। गाबीमारू का एग्जीक्यूटर थी सगीरी।